हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शुभकामना एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न नोट किए गए हैं, जो भी नोट्स बनाए गए हैं, वो परसती बुक से बनाए गए हैं। आज के जो नोट्स हैं वो परसती बुक से बनाए गए हैं, पर मेरा यह सही रहेगा कि परसती बुक और कंपटीशन दोनों की बुक से प्रश्न बनाए जाएं, जिससे कि कोई भी रिस्क लेने का चांस ना हो। तो चलिए पहले यहाँ शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट टाइम बताती हूँ कि ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को दिख रहा होगा। जस्ट वेट, थोड़ा जूम करने दीजिए। रामायण, ठीक है, यहाँ पे रामायण होना चाहिए। ठीक है, रामायण महाकाव्य। रामायण जो क्या है, महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना आदि वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, मध्यकाल में 12000 श्लोक हैं, मतलब हुए। इस समय 24000 श्लोक हैं। ठीक है, रामायण जो है महाकाव्य है। अगर पूछता है रामायण क्या है तो आप लगाएंगे महाकाव्य है। इसकी रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? 6000 थे, मध्यकाल में 12000 हुए और इस समय वर्तमान में 24000 श्लोक हैं। ठीक है, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। अब देखते हैं महाभारत। महाभारत भी महाकाव्य है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। अगर पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या माना जाता है तो महाभारत। महाभारत और रामायण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इससे प्रश्न आपको अच्छे से आने चाहिए। जो कि बेसिक चीजें वो तो आनी ही चाहिए। माना जाता है जिसके लेखक महर्षि कृष्ण द्विव्यापन माने जाते हैं। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, जिसके लेखक महर्षि कृष्ण द्विव्यापन माने जाते हैं। इसमें कुल 18 पर्व हैं। ठीक है, अगर लिखने में कोई मिस्टेक हुआ है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है। इस समय इसमें 1,00,000 श्लोक है, इसलिए इसे सहस्त्री संहिता कहा जाता है। ठीक है, इसमें कितने श्लोक हैं? 1000 श्लोक हैं, बस ये याद रखना है आपको। इसमें पर्व कितने हैं? 18 पर्व हैं, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सहस्त्री संहिता। सत मतलब 100, सहस्त्री मतलब 1000। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था, आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं भास के नाटक। मैंने बताया था कि भास ने पूरे 13 नाटक लिखे हैं। 13 नाटकों में कुछ नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे मैंने कुछ नाटकों का आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दी है, बेसिक नॉलेज दे दी है। तो देखिए पहले नाटक देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिमा नाटक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है राम कथा आश्रित नाटक। इसका मतलब ये है कि ये सभी नाटक जो है राम कथा को आधार बना के लिखे गए हैं। पूछेगा कि प्रतिमा नाटकम जो है वो किसको आधार बनाकर लिखा गया है, तो राम कथा को आधार बनाकर लिखा गया है प्रतिमा नाटकम। ठीक है, इसमें राम कथा ही होगी। तो इसमें 7 अंक है। इसमें राम वन गमन से अयोध्या आगमन तक की कथा का संक्षेप में वर्णन है। ठीक है, इतना आप जानते रहिए बेसिक चीज कि क्या इसमें क्या किसका वर्णन है। इसीलिए राम कथा पर आश्रित नाटक है। ये पूछता है, जरूर पूछता है कि प्रतिमा नाटकम किस पर आश्रित लिखा गया, या किसको उपजीव बनाकर लिखा गया, किसको आधार बनाकर लिखा गया। तो राम कथा को आधार बनाकर लिखा गया है, किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें अंक भी याद रखना है कि 7 अंक हैं, क्योंकि भास के 13 नाटकों में 7-8 नाटक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर पूछे जाते हैं। 1 प्रश्न से 2 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, चाहे प्राथमिक हो चाहे उच्च प्राथमिक हो। इस बार दोनों लोग बैठ रहे हो तो अच्छा लेवल का प्रश्न आएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इसीलिए मैं दोनों बुक से पढ़ाना चाहती हूँ, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अभिषेक नाटक, ठीक है, तो अभिषेक नाटक इन्हीं का नाटक है। इसमें कुल 6 अंक है। इसमें किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा का संक्षेप में वर्णन है। ठीक है, अभिषेक नाटक किसका है? अभिषेक नाटकम जो है उनका है, भास का है। इसमें कुल 6 अंक है। इसमें क्या है, किसका वर्णन है? किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक के कथा का संक्षेप में वर्णन है। ये भी आप याद रखिएगा, बेसिक चीजें जरूर याद रखिएगा। जैसे 6 अंक हैं, किसमें 6 है, किसमें 7 है, ये याद रखिएगा। और राम कथा आश्रित नाटक है, प्रतिभा नाटकम, अभिषेक नाटकम। अगर आपको और अंदर की चीजें नहीं आते, बट ये जरूर याद रहना चाहिए कि राम कथा आश्रित नाटक कौन कौन सा है, तो 2 है, प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही लिखिए जैसे मैंने लिखा है, नोट्स लिख लीजिएगा जहाँ भी आप लिखते होंगे। सॉरी, वही आ गया। हाँ देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है महाभारत कथा आश्रित नाटक, मतलब महाभारत को आधार बनाकर कौन कौन सा नाटक इन्होंने लिखा हुआ है, भास ने लिखा हुआ है। ठीक है, महाभारत को आधार माना गया है, उपजीव माना गया है। तो कौन कौन सा नाटक है? उर्भंगम है, दूतवाक्यम है, पंचरात्रम है, दूत घटोत्कच है, मध्य व्यायोग है और बालचरित है, जो कि महाभारत को आधार बनाकर लिखा गया है। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको वर्णन नहीं किया कि उर्भंगम में क्या है, तो भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। उर्भंगम जो है एक एकांकी है। ठीक है, एकांकी नाटक है। इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ने का वर्णन है। ठीक है, उर्भंगम से ही लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होगा। भंगम मीन्स जंघा होता है, उर्भंगम मीन्स, तो इसमें भीम द्वारा जंघा तोड़ने का वर्णन है और ये महाभारत को आधार बनाकर लिखा गया है। देखिए जो चीज़ मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रही हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि भास के जो 13 नाटक है 13 महत्वपूर्ण है, तो उसको मैं लिखती जा रही हूँ। टाइम मिलेगा तो अच्छे से सारे नाटक बता दूंगी कि इसमें क्या है, जिससे कहीं से प्रश्न छूटने न पाए। अब देखिए अगला जो है दूत वाक्यम है। क्या है? दूत वाक्यम। तो यह क्या है? यह शांत रस प्रधान एकांकी है, मतलब इसमें जो है इसकी जो प्रधानता है यह शांत रस प्रधान एकांकी है। ठीक है, एकांकी है। इसमें पांडवों की ओर से दुर्योधन के पास श्री कृष्ण से संधि प्रस्ताव लेकर जाने और विफल होने का, लौटने का वर्णन है। ठीक है, इसमें किसका वर्णन है कि जो पांडव हैं, इसमें जो पांडव होते हैं वो दुर्योधन के पास जाते हैं श्री कृष्ण से संधि प्रस्ताव लेकर, मतलब पूछ से संधि प्रस्ताव, मतलब कृष्ण की तरफ से संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं और विफल हो जाते हैं, क्योंकि वो दुर्योधन जो है नहीं मानता है। तो इसमें इसी का वर्णन है दूत वाक्यम में। ठीक है, इसके नाम से ही लग रहा है दूत वाक्यम, कोई गया होगा किसी से बातचीत करने। ठीक है, तो पांडव लोग जाते हैं दुर्योधन से बात करने कृष्ण की तरफ से। अब क्या है? पंचरात्रम। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। जो पंचरात्रम है इसमें 3 अंक है। कितने अंक है? 3 अंक है। इसमें दुर्योधन द्वारा 5 दिनों में पांडवों की खोज का वर्णन है। पंचरात्रम से ही लग रहा है कि 5 दिनों की बात हो रही है। तो 5 दिन में जो दुर्योधन था पांडवों को खोजना चाहता था, इसी का वर्णन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें 3 अंक है। ठीक है, अंक भी याद रखिएगा हो सके तो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी याद रख लोगे तो अच्छा ही है। दूत घटोत्कच है। ठीक है, अब क्या है? दूत घटोत्कच। तो इसमें जो है ये भी एकांकी है। पहले तो याद रखिए क्या है, दूत घटोत्कच लिख लीजिए कि एकांकी है। ठीक है, इसमें घटोत्कच द्वारा दूत बनकर, मतलब दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास जाने का वर्णन था। ठीक है, हाँ, धृतराष्ट्र के पास ही जाने का वर्णन था। जो दूत घटोत्कच थे ये क्या किए थे? ये एकांकी नाटक है। ठीक है, एकांकी है, एकांकी है। इसमें घटोत्कच द्वारा, मतलब जो घटोत्कच था वो दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास गया था। बस इतना याद रखिए कि ये दूत व घटोत्कच एक एकांकी है और इसमें जो दूत घटोत्कच था वो दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास गया था। तो इसमें इसी का वर्णन है। इतना आप लोग याद रखिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। मध्यम व्याया योग। ठीक है, मध्यम व्याया योग है। जस्ट वेट जी, मध्यम व्याया योग है। इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी महाभारत को आधार बनाकर लिखा गया है। यह एकांकी है। इसमें भीम द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने का वर्णन है। ठीक है, अभी मुझे जो याद है उतना मैं बता दे रही हूँ, शॉर्टकट ही बता रही हूँ जैसे मैंने याद किया था, तो जितना मुझे याद है। बट एक पेज में मैं आपको ये सारे चीज़ें नोट करा दूंगी। यह मध्यम व्यायोग क्या है? एकांकी है। इसमें भीम द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने का वर्णन है। ठीक है, अब बचा है बाल चरित। ये भी महाभारत को आधार बना के लिखा गया है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो चीज़ें हैं किसको आधार बना के लिखा गया है। ठीक है, भास के नाटक है तो किसको, एकांकी है, नाटक है, ये सब किसको मतलब आधार बना के लिखा गया है, ये आपको याद रहना चाहिए। कौन कौन राम कथा पर है, कौन महाभारत पर है। ठीक है, तो जो बाल चरित है यह 5 अंकों का नाटक है। ठीक है, बाल चरित 5 अंकों का नाटक है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन है। ठीक है, क्या है इसमें? कृष्ण जी के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन है इसमें। आगे देखते हैं।
लोक कथा आश्रित नाटक। ठीक है, तो लोक कथा आश्रित पे कौन कौन सा नाटक है? प्रतिज्ञा, युगंध, रायणम। ठीक है, तो इसमें क्या है? 4 अंक है। ये लोक कथा पर आश्रित है, इसमें कुल 4 अंक है। इसमें युगंध रायणम की प्रतिज्ञा का वर्णन है। ठीक है, इसमें कोई ये व्यक्ति था युगंध रायणम, तो इसमें उसकी प्रतिज्ञा का वर्णन है। इसमें बस ये याद रखना है कि 4 अंक है। अब बच्चा स्वप्नवास दत्तम। ठीक है, ये भी जो है लोक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है, लोक कथा आश्रित नाटक है ये। तो यह क्या है? इसमें 6 अंक है। यह भास की सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध नाटक है ये, जिसमें कुल 6 अंक है। इसमें जो वर्णन है, इसमें किसका वर्णन किया गया? हाँ, इसमें उदयन और साथ वासुदत्ता जी, उदयन और वासुदत्ता के विक्षोभ तथा मिलन का वर्णन किया गया है। पहले वो लोग बिछड़ते हैं और पुनः मिलते हैं, इसी का वर्णन स्वप्नवास दत्तम में किया गया है। तो ये एक प्रेम कथा नाटक है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, स्वप्नवास दत्तम। बस इतना याद रखना है कि इसमें 6 अंक है और यह भास का प्रसिद्ध नाटक है, और जो इसमें जिसका वर्णन है वो उदयन और वासुदत्ता के बिछड़ने का और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना, ये नहीं भूलना है। हो सकेगा तो मैं जो छोड़ रही हूँ उसमें ये सब जो बता रही हूँ वो आपको मैं नोट करा दूंगी, क्योंकि बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, किसमें क्या कहा गया है, किसमें किसका वर्णन है, जरूरी है। किसी तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। शरीर रुकिए 1 मिनट जस्ट। शरीर ताव दृष्टार्थ व्यवविच्छिन्ना पदावली। ठीक है, व्यवविच्छिन्ना पदावली। अगर कोई मिस्टेक पढ़ते हैं तो माफ़ कीजिएगा। ये किसकी है? ये दंडी की है। ठीक है, अगर शरीर से रिलेटेड कोई बात की जा रही है तो दंडी जो थे शरीर से बहुत शुद्ध व्यक्ति थे, ऐसे आप कुछ भी सोच के मन में याद कर सकते हो। तो ये सूक्ति किसकी है? दंडी की है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने एक बार फिर से यहाँ लिख दिया है। कला ही जीवन है, ये रस्किन का है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, रस के 4 भेद माने जाते हैं। ठीक है, मतलब भेद मतलब तत्व माने जाते हैं। रस के 4 महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो अनुभाव 4 होते हैं, विभाव 2 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं, स्थायी भाव 9 होते हैं। ये भी आपको आना चाहिए, ये सब आप नोट कर लो। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर संस्कृत साहित्य पढ़ा रही हूँ तो कुछ प्रश्न पहले संस्कृत साहित्य के लिखूँ, उसके बाद व्याकरण के 2 प्रश्न लिखूँ, जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी हो। यहाँ मैं मिक्स कर देती हूँ तो ज़्यादा मैं आप लोग को व्याकरण नहीं समझा पाती हूँ। ठीक है, रामेण बाड़ेन हत, बाली में कौन सा कारक है? तो बाली में कर्ता कारक है। इसमें मैं आपको जब विभक्ति पढ़ाऊंगी, कारक पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे इसको पहचानना है। ये मैं चैप्टर जरूर पढ़ाऊंगी, आप लोग परेशान ना होइए। अभी इतना जान लीजिए, ये फेमस क्वेश्चन है, ये आता है, हर बार पूछा जाता है। रामेण बाड़ेन हत, बाली कौन सा कारक है? बाली में कर्ता कारक है। राजा शूद्रक की राजधानी थी विदिशापुर। राजा शूद्रक की राजधानी क्या थी? विदिशापुर थी। छायांक का संबंध है उत्तर रामचरितम से, ये आपको जरूर याद रहना चाहिए। छायांक का संबंध किससे है? उत्तर रामचरितम से। 1 बार नहीं 10 बार बोल रही, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, उत्तर रामचरितम जो है वो मतलब उसमें किसका वर्णन है? वो शोक कथा आश्रित नाटक है, मतलब उसमें शोक के बारे में ज़्यादा बातचीत की गई है। अगर शोक से रिलेटेड कोई सूक्ति आती है, अगर आपको नहीं आ रहा है, ऑप्शन में उत्तर रामचरितम दिया गया है, तो आराम से लगा के आ सकती हो, क्योंकि वो विभूति का नाटक है और एकदम शोक रहित, शोक से प्रेरित नाटक है उत्तर रामचरितम, याद रखिएगा। मेघदूतम में यक्ष का नाम था तो हेम माली था। मेघदूतम में यक्ष का क्या नाम था? हेम माली था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। निधि शब्द किस लिंग का है? तो पुल्लिंग का है। यहाँ आप नाम से कंफ्यूज मत होइए कि निधि लड़की का नाम है तो स्त्रीलिंग हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। निधि शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग का। ऐसा मैंने यहाँ इसलिए नोट किया है कि किया हुआ है प्रश्न, क्योंकि हो सकता है इस बार गद्यांश और पद्यांश जैसे दिया हुआ है थोड़ा बहुत, कि गद्यांश पद्यांश में प्रश्न आ सकते हैं, तो उसी गद्यांश में से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। लिंग पुल्लिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सब बन सकते हैं प्रश्न, तो ये सब आपको आने चाहिए। और निधि मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हो। थोड़ा बहुत मुझे आता है तो वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आप पहले आप खुद से थोड़ा बहुत इसको पढ़िए, कैसे आप पहचान सकते हो। 1-2 ट्रिक है इसको पहचानने की, आप पहचान लोगे। और कुछ अपवाद है उसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, उसको नाम पे नहीं जा सकते हो, नहीं कोई इसके लिए ट्रिक है।
राजन शब्द की सप्तमी एक वचन में रूप होगा रागी होगा। क्या होगा? राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा रागी होगा। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किराता अर्जुनियम में गुप्तचर किस वेश में जाता है? तो ब्रह्मचारी वेश में किराता अर्जुनियम में गुप्तचर वेश में जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कुल कितने सर्ग है? तो 22 सर्ग है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कुल कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग है। जैसा कि मैंने इसे बताया था कि आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है चौथे अंक में कितने सर्ग हैं। 7 अंक तो पूरे हैं, इसमें पूछ रहा है चौथे अंक में। ठीक है, 7 में से नहीं पूछ रहा है, चौथे नंबर में कितने सर्ग हैं? तो 22 सर्ग हैं। हर मतलब 1 से लेकर 7 में अलग अलग, सब में अलग अलग सर्ग हैं। तो जो चौथा अंक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि जो चौथा अंक है 1 से चौथा नंबर का, उसमें क्या है? 22 सर्ग है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक है? 7 अंक है। ये सब कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ अपनी तरह से लिख लीजिएगा। अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए, अभितः दिया है, अभितः परितः बहुत होता है, तो सप्तमी और पंचमी भी कभी कभी होती है। तो ठीक है, यहाँ सर्वतः के योग भी, मतलब अभितः तो दिया है, सर्वतः दे दिया है, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये भी मैं आपको विभक्ति पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि अभितः मतलब अभितः परितः और मतलब और बहुत शब्द होते हैं, तो उसमें साथ पंचमी, सप्तमी और द्वितीय विभक्ति होती है। 3 ऐसे जो हैं वर्ड मिलते हैं जिसमें तीनों विभक्तियां होती हैं। ऑप्शन में एक ही दिया होता है, एक ही लगाना होता है। ये विभक्ति बताना पड़ेगा अच्छे से, नहीं बस सूत्र तो आपको याद कराना पड़ेगा, किस में कौन सी विभक्ति है, कैसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये मैं बताऊँगी आपको। वधु दिति का अर्थ है तो प्रिया के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रिया के साथ, समझ लीजिएगा प्रिया के साथ है। ठीक है, प्रिया मत समझिएगा, प्रिया है। ठीक है, ऐसे लिख दिया गया कि प्रिया लग रहा है, प्रिया है। ठीक है, प्रिया के साथ। ये सब गद्यांश पद्यांश से पूछ सकता है। जैसे वधु दिति का अर्थ है तो ये शब्द के लिए भी पूछ सकता है, या फिर गद्यांश पद्यांश में कोई चैप्टर दे देगा उससे एकाक प्रश्न बन सकते हैं। प्रिया के साथ अगर गद्यांश पद्यांश देता है तो एकाक प्रश्न क्या 12 से 6 प्रश्न 7 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह के बनेगा, यही सब पूछेगा, कोई अलग चीज़ें नहीं पूछेंगी। ठीक है, लघु त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो लघु त्रयी के अंतर्गत कुमार संभवन, मेघदूतम, रघुवंशम 3 ग्रंथ आते हैं, याद रखिएगा। लघु त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? कुमार संभवन, मेघदूतम और रघुवंशम, और तीनों किसका है? कालिदास का है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मेघदूतम की जो कथा है 2 खंडों में विभाजित है। रघुवंशम में कितने वो सर्ग हैं ये आप बताएंगे, कुमार संभव में कितने ये बताएंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको याद होगा। और आप लोग के लिए आज का प्रश्न ये है कि वृहित त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। अगर आप लोग पढ़ रहे होगे साहित्य तो अच्छे से आप बता सकते हो। और मैं अब एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए व्याकरण के भी प्रश्न लेकर आऊँगी। पहले थोड़ा सा साहित्य का लेवल सही कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद व्याकरण, और ये एक वीडियो व्याकरण से दूंगी, एक वीडियो साहित्य से दूंगी। ठीक है, एक दिन ऐसे करके, क्योंकि व्याकरण छूट जा रहा है, व्याकरण के ज़्यादा प्रश्न नहीं दे पा रही हूँ मैं आप लोग को, तो भी कोशिश कर रही हूँ कि मिलते जाइए। विभक्ति तो दे ही रही हूँ, बट और कुछ चीज़ें हैं कि जो मुझे देना चाहिए। तो अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे सारे वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। और मैंने कई बार यहाँ पे बताया हुआ है कि मैं भी हिंदी और संस्कृत पर सिर्फ फोकस कर रही हूँ। यही 2 सब्जेक्ट लेकर मैं चलूँगी, इसी में आपको अच्छा स्कोर कराऊँगी। 25 से 27 तक स्कोर आएगा अगर इसी तरह के प्रश्न आप पढ़ते हो और करते हो, अपनी मदद खुद करते हो तो। ठीक है, और एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोग खुद पढ़िए, उसके बाद जो चैनल आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जो यूट्यूब पे आपको अच्छा लग रहा है, जो आप देखते आ रहे हो आज तक, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वो आप देख सकते हो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप बुक से पढ़िए, उसके बाद जो भी स्टार्टिंग से लेके अभी तक देखते आ रहे हो
जिस पे आपको ट्रस्ट है, विश्वास है। आप देख रहे हो भाई, बहुत अच्छे से चैनल है, एजुकेटेड चैनल। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत वो है, मेरा ये चैनल अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस पे आप विश्वास करते हो, ठीक है, जिसको आप चैनल देखते आ रहे हो इतने दिनों से, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट हुआ है, ठीक है, काफ़ी अच्छे चैनल है। मैं चैनल का नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ पे, तो आप वो सब चैनल देख सकते हो। पहले खुद से पढ़ने के बाद आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे नई नई किताबें मिलती हैं, नए नए अभ्यास प्रश्न मिलते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।